Respected all teachers and my dear colleagues, good morning to all of you. A warm welcome in our wonderful teacher training session. First of all, I would like to introduce myself. I am Kumari Ranjita of Hindi teacher in our school, Paramanand Public School. I am very thankful of our organization and CBSE for providing me with such excellent opportunity to deliver such wonderful topic हिंदी भाषा में लेखन तथा साहित्य सृजन and my pleasure to deliver this session as per guidelines of CBSE and now I am start the session. तो सबसे पहले आज हम लोग जो हैं, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा में लेखन तथा साहित्य सृजन। तो हिंदी भाषा, इसके बारे में जो है हम थोड़ा सा जानेंगे। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो हमारी भाषा हिंदी है राष्ट्रभाषा है और किसी भी देश की राष्ट्रभाषा उस देश की आत्मा होती है। राष्ट्रभाषा हर देश की अपनी होती है और राष्ट्रभाषा जो है हर देश की आत्मा होती है। राष्ट्रभाषा जो है देश के हर नागरिक इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, लिखते हैं और ये जो है किसी भी देश के लिए एकता का, अखंडता का गौरव है और अस्मिता है। गांधी जी ने कहा है कि राष्ट्रभाषा देश की आत्मा है। इसके बाद हम सबसे पहले जानेंगे कि हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ, इस भाषा की उत्पत्ति। तो सभी लोग जानते हैं कि संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। संस्कृत की बेटी भी जो है बड़ी बेटी हिंदी को कहा जाता है। तो संस्कृत में सबसे पहले संस्कृत का जो विकास हुआ, जैसे कि लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और इसी अपभ्रंश से ही हिंदी का सारा विकास जो है आरंभ हुआ। ठीक है, तो हिंदी जो है इसकी कुछ उपभाषाएं भी है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। तो हिंदी की उपभाषाएं हैं जैसे कि पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी, पूर्वी हिंदी और पहाड़ी। तो हर उपभाषा में कुछ अपनी बोलियां हैं। तो सबसे पहले जो बोली होती है किसी भी क्षेत्र तक ही सीमित रहती है। किसी सीमित क्षेत्र की जो भाषा होती है उसे बोली कहा जाता है। तो पश्चिमी हिंदी जो हमारी हिंदी की उपभाषा है इसके अंतर्गत कुछ बोलियां हैं जैसे कि खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कनौजी। जो राजस्थानी हिंदी है उप हिंदी, तो उसमें जैसे मेवाड़ी, मारवाड़ी, जयपुरी, ये उसकी बोलियां हैं। बिहारी हिंदी, तो इसके अंतर्गत मैथिली, भोजपुरी, मगही बोलियां जो है बोली जाती है। पूर्वी हिंदी में अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली और जो लास्ट पहाड़ी जो है उप हिंदी, उसमें गढ़वाल, मध्यवर्ती पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, ये जो है भाषाएं बोलियां जो है इसमें बोली जाती हैं। तो ये तो हमने अभी समझा हिंदी के बारे में कि हिंदी की उत्पत्ति जो है कैसे हुई है। अब जो है हिंदी भाषा का महत्व, इस पे हम कुछ चर्चा करेंगे कि हिंदी भाषा का महत्व कितना है। तो यह एक ऐसी भाषा है, हिंदी जो है यह एक ऐसी भाषा है जो सभी धर्मों के लोगों को जोड़े रखने का काम करती है। हिंदी भाषा सभी धर्म को, क्योंकि सारे धर्मों की भाषा अपनी अपनी भाषाएं होती हैं, लेकिन हिंदी जो एक ऐसी भाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा भी है, जो सारे धर्म के लोगों को आपस में जोड़े रखने का कार्य जो है करती है
और यह सिर्फ एक भाषा का ही काम नहीं, यह जो हिंदी है यह सिर्फ एक भाषा का ही काम नहीं करती है, अपितु यह जो क्या है, एक देश की संस्कृति, यह एक देश की संस्कृति, वेशभूषा, रहन सहन, पहचान आदि भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे क्या होता है, लोगों को आपस में जोड़े रखती है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे हम किसी अदर स्टेट में जाते हैं, वहाँ की भाषा कुछ और है और हम उस भाषा को नहीं जानते हैं, तो वहाँ हम हिंदी यूज करते हैं, हिंदी में बोलते हैं। चूँकि हिंदी ऐसी बोली है कि देश के अधिकतर क्षेत्रों में इसको बोली जाती है या लोग इसको समझते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, लिखना भी बोलना भी जरूरी है, सभी लोग जानते हैं। इसलिए क्या है, लोगों को एक दूसरे में आपस में जुड़े रखने के लिए जो है काम आती है। हमारे में से कई लोग ऐसे भी हैं जो यह मानते हैं कि वह हिंदी नहीं सीखेंगे फिर भी उनका काम बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत में हर व्यक्ति अन्य भाषाओं को मुख्य भाषा के रूप में प्रयोग में नहीं ला सकता है, लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है, हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसकी मदद से हर भारतीय आसानी से आपस में सब कुछ समझ सकते हैं। हिंदी को, जैसे कि अभी हमने बताया, हिंदी का जन्म जो है संस्कृत भाषा से हुआ है और हिंदी को संस्कृत की बड़ी बेटी का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। हिंदी बहुत सरल भाषा है जिससे हर कोई सीखकर इसका प्रयोग कर सकता है। यह सीखने में बहुत आसान है, हिंदी भाषा जो है सीखने में बहुत आसान है। हिंदी को सीखने के लिए आपको अधिक कुछ ज़्यादा खर्चे भी नहीं करने पड़ते हैं। हिंदी जो है किताबों की मदद से हम लोग आसानी से सीख सकते हैं। इसके आगे जो है हम हैं हिंदी भाषा का जो क्षेत्र है, इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा के क्षेत्र के बारे में, तो इसका क्षेत्र जो है आज काफ़ी व्यापक हो गया, यानी कि फैल चुका है। पूर्व समय में यानी कि पहले के समय में उत्तर भारत का संपूर्ण भाग हिंदी भाषी माना जाता था, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो राज्य आते हैं, इन प्रदेशों में अधिक आबादी और संख्या होने के कारण हिंदी भाषा पूरे भारत में लोकप्रिय हो गई, क्योंकि अधिकतर देश के अधिकतर लोगों द्वारा बोले जाने के कारण यह जो भाषा है पूरे देश में लोकप्रिय हो गई। आज जो है वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा उभर कर सामने आई है और आज हिंदी इतनी आगे बढ़ चुकी है, इतना इसका प्रोग्रेस हो चुका है कि यह जो है वैश्विक स्तर पर उभर कर सामने आई है। वर्तमान समय में देश ही में नहीं अपितु विदेश में भी हिंदी भाषा की सराहना की जा रही है। हिंदी भाषा इतनी सरल है कि जो शब्द का उच्चारण होता है वही शब्द लिखित रूप भी बन जाता है। हिंदी भाषा इतनी सरल है कि जिस शब्द का उच्चारण हम करते हैं वही जो है उसका लिखित रूप भी होता है, जबकि अन्य भाषाओं में ऐसा नहीं है। उच्चारण कुछ और होता है और लिखित रूप में कुछ और होता है। और यही कारण है कि हिंदी सरल सुगम भाषा जो है बनती जा रही है और यह एक विशाल समूह की भाषा जो सरल और सुगम मानी गई है। इसको अपने ही देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी इस बात को माना गया है कि यह एक लोकप्रिय भाषा जो है बनती जा रही है। आगे हम कुछ इसकी थोड़ी विशेषताएं देखेंगे हिंदी की, कि इस भाषा को देव भाषा संस्कृत का सरलतम रूप कहा जा सकता है। इसकी लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें हम दूसरी भाषा के शब्द भी आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमें आसानी होता है, यानी कि हिंदी जब हम लिखते हैं तो हम अब देखते हैं कि इसमें हम लोग कुछ अंग्रेजी वर्ड भी यूज होता है, कुछ संस्कृत के भी वर्ड हम लोग इसमें यूज करते हैं। तो एक ऐसी भाषा है कि जिसमें हम दूसरी भाषा के भी, उर्दू के भी, अंग्रेजी के भी, अन्य भाषाओं के शब्द भी हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं और इससे हमें आसानी होता है। इस भाषा के वर्णमाला में
स्वर और व्यंजन दूसरी भाषाओं की वर्णमालाओं की तुलना में बहुत अधिक व्यवस्थित हैं। हिंदी भाषा के वर्ण हम जो भी बोलते हैं उन्हें आसानी से लिख भी सकते हैं, जबकि दूसरी भाषाओं में ऐसा नहीं होता है। यह एक ऐसी भाषा है जिसमें निर्जीव वस्तुओं के लिए लिंग का निर्धारण किया गया है। यह एक ऐसी भाषा है कि जिसमें निर्जीव वस्तुओं के लिए भी लिंग का निर्धारण किया गया है। हिंदी भाषा को पढ़ने के साथ ही इसे आसानी से लिखा भी जा सकता है। हिंदी भाषा के शब्दकोश में मौजूद शब्द हर काम के लिए अलग अलग है और ये शब्द बढ़ भी रहे हैं। आगे यहाँ पर जैसे कि हमने अभी देखा कि जैसे कि इस भाषा में, हिंदी भाषा में साइलेंट लेटर्स नहीं होते हैं। जैसे कि हम लोग इंग्लिश में देखते हैं कि कुछ साइलेंट लेटर्स होते हैं जिसका बोलते समय उच्चारण नहीं होता है, लिखते समय होता है या लिखते समय नहीं होता है। लेकिन हिंदी भाषा में साइलेंट लेटर्स नहीं होते हैं, जिसके कारण इसका उच्चारण और लेखन शुद्धता से होता है। इसके उच्चारण और लेखन जो है एकदम शुद्धता से होती है। और आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी हिंदी का प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी हिंदी भाषा को महत्व दिया जा रहा है। आगे जो है हम इन सब बातों से अब यही निष्कर्ष निकालेंगे हिंदी के बारे में कि जहाँ अंग्रेजी, हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा भी जरूरी है, लेकिन जहाँ अंग्रेजी एक विश्वव्यापी भाषा है और इसके महत्व को हम लोग अनदेखा भी नहीं कर सकते हैं। अंग्रेजी जरूरी है, इसका महत्व है, हम लोग इस बात को मानते हैं, अनदेखा नहीं कर सकते हैं, किया जा सकता है। वही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम पहले भारतीय हैं और हमें हमारी राष्ट्रीय भाषा का सम्मान करना चाहिए। आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाने से साबित होता है कि सत्ता में रहने वाले लोग अपनी जड़ों को पहचानते हैं और चाहते हैं कि लोगों द्वारा हिंदी को भी महत्व दिया जाए। हिंदी भाषा के प्रति हमारा सभी का यह कर्तव्य है कि हम हिंदी के विस्तार के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। हमें हिंदी के विस्तार के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। हमें इसका भरपूर सम्मान करना चाहिए। यह भाषा सभी धर्मों को जोड़े रखने का काम करती है। सभी को यह समझना चाहिए कि हिंदी का प्रयोग करना ही हीनता का प्रतीक नहीं बल्कि हमारा गौरव है। तो अभी तो हमने कुछ अपनी जो भाषा है हिंदी भाषा, इसकी कुछ विशेषताएं और इसका महत्व, इस पर हमने जो है चर्चा किया है। आगे हम कुछ साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो साहित्य शब्द है तो ये बना है हित प्लस य, यानी कि इसका अर्थ क्या है कि जिसमें साहित्य शब्द में अर्थ जो छुपा हुआ है कि जिसमें हित निहित हो। हित मतलब हित जैसे कि जिसमें हमारी सफलता, हमारी कामयाबी, जो हमारे लिए उपयोगी हो। तो साहित्य शब्द जो है कि जिसमें हित की भावना निहित हो, हित की भावना हो, उसे ही साहित्य कहते हैं। दूसरी भाषा में बहुत सारे अलग अलग साहित्यकारों ने साहित्य शब्द का जो है अलग अलग परिभाषा किया है। और एक तो हो गया कि जिसमें हित की भावना निहित हो उसे हम साहित्य कहते हैं। दूसरा कि ज्ञान के संचित कोश को जो है साहित्य कहा जाता है, क्योंकि साहित्य से हमें तरह तरह के जो है ज्ञान मिलते हैं। तो एक तरह से वो ज्ञान का संचित कोश, संचित यानी कि इकट्ठा किया हुआ। जैसे शब्दकोश में बहुत सारे शब्द इकट्ठे होते हैं, जैसे लाइब्रेरी पुस्तकालय में पुस्तक इकट्ठे होते, उसी तरह से ज्ञान के संचित कोश को जो है साहित्य कहते हैं। और साहित्य की दो विधाएं हैं, गद्य और पद्य। तो गद्य में क्या होता है, गद्य और पद्य। तो गद्य जो है जिसमें साहित्यकार लोग जो गद्य की रचना करते हैं, जैसे कहानी, नाटक, निबंध, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, ये सब जो होते हैं गद्य शाखा में आते हैं। और पद्य में जो है
जैसे कि कविताएं, तो काव्य के भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार हैं। इसमें भी दोहे हैं, साखियाँ हैं, कविताएं हैं। तो ये सारी जो रचनाएं जो हैं काव्य में आते हैं। और साहित्य के बारे में एक कहावत है कि जो कह दिया सो बह गया, जो कह दिया सो बह गया, जो लिख दिया सो रह गया। यानी कि अगर हम हमारे अंदर कुछ है, हम आपसे कहना चाह रहे हैं, तो कह दिए वो आज ही तक है, इसके बाद से कुछ नहीं है। तो जो कह दिया सो बह गया और जो लिख दिया वो सो रह गया। तो साहित्य की जो रचना होती है, तो इसका क्या होता है कि जो पहले हमारे यहाँ जो भी ज्ञानी महापुरुष हो चुके हैं या जो भी हिस्ट्री इतिहास में हुआ है, आज चूंकि हम कई हजार वर्ष पुरानी बातों को जानते हैं, पढ़ते समझते हैं, तो आखिर किस माध्यम से? साहित्य के माध्यम से। अगर साहित्यकारों ने इसकी रचना न की होती तो हमें 1000 वर्ष पूर्व, 2000 वर्ष पूर्व हम तो थे नहीं, हम क्या जानते हैं कि उस समय क्या हुआ, कौन से राजा थे, उन्होंने क्या किया, कैसे किया। लेकिन हम अभी सब जानकारी रखते हैं, हमें मिलती है, तो आखिर किस माध्यम से मिलती है? तो साहित्य के माध्यम से मिलती है। तो इसीलिए ये कहावत झूठ नहीं होगा कि जो कह दिया सो बह गया, जो लिख दिया सो रह गया। तो और अलग से हम ये भी कह सकते हैं कि अपने मन के विचारों को अधिक दिन तक सहेज के रखने के लिए भी साहित्य की रचना, यानी कि एक तरह से लेखन लिख देते हैं। जैसे होते हैं बहुत सारे लोग डायरी लिखते हैं, अगर डायरी अच्छे से व्यवस्थित रखा जाए तो कई साल बाद भी उसको पढ़ा जा सकता है कि उनके मन के विचार क्या थे, वे क्या कहना चाह रहे थे उस समय। तो साहित्य सृजन जो होता है हमारे लिए वाकई जो है हित, जिसमें हित निहित हो। आज हम बच्चों को जो ज्ञान देते हैं या खुद हम ज्ञान अर्जित कहाँ से करते हैं? तरह तरह की किताबों से, कुछ यहाँ से कुछ वहाँ से। तो वही जो किताब, जो रचना साहित्यकारों ने की है, वही हमारे लिए क्या है? साहित्य है। और जिससे हमें ज्ञान मिलता है तो वाकई हमारे हित का जो है, उसमें हमारी हित की भावना निहित है। आगे थोड़ा सा जो है ये जो साहित्य है, साहित्यिक रचनाएं हैं, इसको कुछ कालों में बांटा गया है। सबसे पहले आदिकाल, आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। उसके बाद पूर्व मध्य काल, जिसको भक्ति काल कहा जाता है। भक्ति काल में जैसे सूरदास जी, तुलसीदास, मीराबाई, ये लोग आते हैं। उसके बाद का जो काल, साहित्यिक काल आरंभ हुआ, वह था उत्तर मध्य काल, जिसको रीति काल कहा जाता है। उसके बाद जो साहित्यिक काल आरंभ हुआ तो है आधुनिक काल, जो कि अब तक चला आ रहा है। तो ये साहित्यिक काल को 4 भागों में जो है बांटा गया है। और तरह तरह की जो रचनाएं, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, इनकी रचनाओं को जो है हम अभी तक जो है पढ़ते हैं, समझते हैं। उनके द्वारा रची गई बातें अभी तक हमारे सामने आती है। तो किस माध्यम से? इसी साहित्य के माध्यम से। नहीं तो अगर उन्होंने साहित्य सृजन नहीं किया होता तो हमें कुछ नहीं पता होता कि 2000 वर्ष पहले या 1500 वर्ष पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। आगे है जो हम लेखन के बारे में, साहित्य लेखन के बारे में जो है, अभी हमने साहित्य के बारे में जो है कुछ पढ़ा विस्तार से, और हिंदी भाषा के बारे में। आगे हम लेखन, हिंदी भाषा में लेखन, इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे, कुछ चर्चा करेंगे। आप लोग भी कुछ चर्चा करेंगे हमसे। उसके पहले एक छोटी सी कविता जो है हिंदी भाषा को समर्पित करके हम यहाँ पे एक कविता सुनाना चाहते हैं। तो आप लोग सुनिए कि हिंदी को तुम प्यार करो, हिंदी को तुम प्यार करो, हिंदी में तुम काम करो, जग ने इसको माना है, इसको तुम प्रणाम करो। हिंदी से तुम
प्यार करो। सहज और सरल है ये भाषा, सहज और सरल है ये भाषा, बोलते ही मन को आए दिलासा। भारत की पहचान और नाम करो, हिंदी से तुम प्यार करो। भाषा एक जो सारा देश बोले, भाषा एक जो सारा देश बोले, उन्नति प्रगति के दरवाजे खोले। इसे बोलने का न तुम कुछ दाम करो, हिंदी से तुम प्यार करो, हिंदी से तुम प्यार करो। तो ये जो छोटी सी एक कविता थी अपने राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति हम सुनाना चाह रहे थे। आगे जो है और हम आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। आगे जो है हम लेखन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हिंदी भाषा में लेखन। तो सबसे पहले हम लेखन का जो है अर्थ समझेंगे कि लेखन क्या है। तो लेखन कौशल का अर्थ है कि भाषा विशेष में स्वीकृत लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों तथा भावों को अंकित करने की कुशलता। भाषा विशेष यानी कि बहुत सारी भाषाएं हैं और हर भाषा में कुछ लिपियां हैं। हर भाषा की अपनी अपनी लिपियां हैं। तो उन्हीं लिपियों के माध्यम से अपने विचारों को तथा भावों को अंकित करने की कुशलता जो है, यही जो है लेखन कौशल का अर्थ है। सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपि व्यवस्था होती है। इन लिपि प्रतीकों को वे ही समझ सकते हैं जिन्हें उस भाषा की लिपि व्यवस्था का ज्ञान हो। इसके द्वारा अब हम अंततः यही कह सकते हैं कि जिन्हें लेखन वही कर सकते हैं जिन्हें उस भाषा के लिपि का अच्छे तरह से ज्ञान हो। आगे जो है लेखन व्यवस्था के विभिन्न घटकों से परिचित होना, लेखन के विभिन्न घटकों से परिचित होना तथा लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति करना लेखन के आवश्यक अंग हैं। और यही कारण है कि चित्रकार, पेंटर, इन्हें हम लेखन का ज्ञाता नहीं मान सकते हैं। लेखन कुशलता के लिए भाषा विशेष तथा उसकी लिपि व्यवस्था की पर्याप्त जानकारी जरूरी होती है। आगे अन्य भाषा में लेखन कौशल के विकास द्वारा, अगर हम अन्य भाषा में लेखन कौशल का विकास करते हैं तो इससे क्या होता है कि विकास द्वारा अन्य भाषा के जो जन समुदाय हैं, जन समुदाय के साथ विचारों का आदान प्रदान संभव होता है। यदि हम अपनी भाषा के अलावा अन्य भी भाषाओं की लिपियों की जानकारी रखते हैं, उस भाषा में यदि हम लेखन करते हैं तो उस भाषा के जन समुदाय से अपने विचारों का आदान प्रदान संभव होता है। लेखन के अभाव में विचारों की अभिव्यक्ति संभव नहीं है। लेखन का अगर अभाव है तो इससे क्या है कि विचारों की अभिव्यक्ति यानी कि अपनी अभिव्यक्ति के हम अपने जो विचार है प्रकट करना चाहते हैं वह संभव नहीं है। लेखन कौशल के माध्यम से छात्र का ज्ञान विस्तृत होता है। वह विविध प्रकार की सामग्री एवं विविध विषयों के संबंध में न केवल लेखन के आधार पर जानकारी प्राप्त करता है बल्कि अपने भाव तथा विचारों को भी लिपिबद्ध करने की योग्यता अर्जित करता है। जैसे कि छात्रों के बारे में यहाँ जो है लेखन कौशल का जो महत्व है कि इसके माध्यम से एक छात्र जो है अपने ज्ञान के क्षेत्र को विस्तृत यानी कि बड़ा यानी कि अपने ज्ञान को वह बढ़ा सकता है। विविध प्रकार की सामग्रियों का वह ज्ञान रख सकता है। इतना ही नहीं बल्कि अपने भी भावों को वह क्या कर सकता है और विचारों को लिपिबद्ध करने की यानी कि उसके अंदर जो भी मन में विचार चल रहे हैं, जो भी वह विचार रखता है किसी भी चीज के प्रति, किसी भी विषय के प्रति, उसे वह लिपिबद्ध यानी कि लिखने की क्षमता रख सकता है। आगे
इस कुशलता के विकास द्वारा अन्य भाषा के छात्रों को अपने भावों तथा विचारों की अभिव्यक्ति का एक सबल साधन उपलब्ध होता है। अगर जिस छात्र में यह कुशलता आ गई लिखने की, लेखन कला की, तो वह क्या करता है कि अपने भावों तथा विचारों की अभिव्यक्ति का एक सबल यानी कि एक मजबूत साधन जो है उसके पास उपलब्ध हो जाता है और वह अपने जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति जो है करने के लिए तथा मनोरंजन के उद्देश्य से लेखन कौशल का उपयोग जो है वह कर सकता है। लेखन पर अधिकार प्राप्त करने से छात्र में न केवल आत्मविश्वास का भाव उत्पन्न होता है बल्कि रचनात्मक कुशलता का भी भाव जागृत होता है। लेखन से किसी भी छात्र में आत्मविश्वास का भाव तो उत्पन्न होता ही है, उसके साथ साथ रचनात्मक कुशलता का जो भाव भी है उसके अंदर जागृत होता है। भाषाई उपलब्धि की यह चेतना आगे चलकर ज्ञान विज्ञान की विभिन्न दिशाओं में प्रेरणा का स्रोत बनती है और यह ज्ञान जब एक छात्र में अर्जित हो जाता है, रचनात्मक कुशलता, भाषाई उपलब्धि, तो यह आगे चलकर ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में, दिशाओं में क्या है उसके लिए प्रेरणा का माध्यम है, बन जाती है। आगे जो है किसी समाज की संस्कृति से अवगत होने के लिए, किसी समाज की संस्कृति से अवगत होने के लिए उस मानव समुदाय की भाषा को पढ़ना और लिखना सीखना अत्यंत जरूरी है। अगर हमें अन्य समुदाय के संस्कृति से अवगत होना है तो वहाँ हमें क्या है कि उस भाषा को, उस समुदाय के भाषा को पढ़ना लिखना सीखना एकदम जरूरी है। लेखन के माध्यम से लेखक पाठकों तक अपने विचारों तथा भावों को संप्रेषित कर सकता है। एक लेखक अपने लेखन के माध्यम से अपने पाठकों तक, पढ़ने वालों तक अपने विचारों को तथा भावों को क्या कर सकता है, संप्रेषित यानी कि पहुंचा सकता है, उन लोगों तक पहुंचा सकता है। इतना ही नहीं, अपने उच्चतम रूप में यह सृजनात्मक लेखन का भी एकमात्र माध्यम है। आगे उच्चतम रूप में वह क्या है, सृजनात्मक लेखन भी कर सकता है। लेखन के माध्यम से ही वह अपने विचारों तथा भावों को साहित्यिक रचना के रूप में प्रस्तुत कर सकता है और अपनी सृजनात्मक प्रतिभा को विकसित कर सकता है। आगे जो है हम लेखन कौशल के कुछ महत्वों के बारे में जानेंगे। तो ये जो लेखन कौशल अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर आती है, वह परफेक्ट है, तो उसके बहुत सारे महत्व जरूरी है। सभी को लेखन कौशल में निपुण होना एकदम जरूरी है, क्योंकि इसका महत्व है। जैसे कि कार्यालयों में परस्पर कार्य व्यापार करते समय या फिर किसी दूर के व्यक्ति को कोई संदेश देना है या अपने विचारों से उसको अवगत कराना है, तो इसके लिए हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हमें लेखन कला आना एकदम जरूरी है। अपने विचारों को सुरक्षित रखने के लिए लिखित भाषा की आवश्यकता पड़ती है। अपने जो भी विचार है उसको सुरक्षित रखने के लिए, जैसे कि बहुत सारे लोग डायरी लिखते हैं, उसमें क्या लिखते हैं, जो भी उनके विचार है, वह क्या चाहते हैं, हर कुछ, अपनी हॉबी, पसंद नापसंद। तो अपने विचारों को सुरक्षित रखने के लिए भी लिखित भाषा का आवश्यकता पड़ती है। अपने घर के हिसाब किताब रखने के लिए, बैंक वगैरह यानी कि हर कार्यालय में लेखन की आवश्यकता जो है लगती है, और इसलिए लेखन कला जो है एकदम जरूरी होता है। इसके साथ साथ विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें निर्धारित होती हैं, जो भी पुस्तकें, इसके अलावा, उसको पढ़ने के अलावा एक छात्र को, विद्यार्थी को
सिर्फ उसी से काम नहीं चलता है, उसके लिए उसे अन्य कुछ पुस्तकों की भी जरूरत पड़ती है। और वह क्या करता है, तरह तरह की पुस्तकों को पढ़ करके अपने तरह तरह की सामग्री इकट्ठा करता है और उससे ज्ञान अर्जित करता है। परीक्षा देते समय लिखित भाषा एकदम आवश्यक होती है। लिखित भाषा में ही परीक्षा होती है छात्रों की, इसलिए लेखन कला छात्रों में एकदम जरूरी है, क्योंकि उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर लिखित भाषा में ही देने पड़ते हैं। सभी सरकारी कार्यालयों में लिखित भाषा का ही प्रयोग होता है। इसके अलावा जो है हम देखते हैं कि लिखित भाषा जो है विद्यार्थी के, एक छात्र के मस्तिष्क और हाथ दोनों के बीच संतुलन उत्पन्न करती है कि वो सोच क्या रहा है, और वह जो सोच रहा है वही उसके हाथ काम करेंगे। वो मन में जो सोच रहा है कि हमको ये करना है, यानी कि उसके हाथ और मस्तिष्क दोनों के बीच में संतुलन जो है यह पैदा करता है और यह भाषा में मधुरता लाती है। इससे भाषा पर व्यक्ति का अधिकार जो है स्थापित होता है। लिखित भाषा के माध्यम से ही हम देश विदेश के ज्ञान अर्जित करते हैं, क्योंकि हम जो भी पढ़ते हैं लिखी हुई है, तो वह जिसके अंदर लेखन कला है उसी ने उसको लिखा है। तो हमारे अंदर भी जो है, सभी छात्रों के अंदर भी जो है लेखन कला एकदम जरूरी है। अब जो है आगे हम जानेंगे, क्योंकि हम लोग कक्षा में बच्चों को पढ़ाते हैं क्लास में, तो बच्चों के अंदर जो है यह कला कैसे बढ़ाई जाए, लेखन कला जो है कैसे बढ़ाई जाए। चूंकि हम जानते हैं कि लिखने पढ़ने सीखने की 4 कलाएं होती हैं। श्रवण यानी कि सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना। तो लिखना जो है लास्ट, मतलब सबसे पहले तो सुनना, फिर उसको बोलना, और ये जो लिखने की कला है, लेखन कला, यह अंतिम कला है। तो लिखना सिखाने का अभ्यास हम छात्रों में, बच्चों में कैसे करेंगे? तो रेखांकन करने का अभ्यास सबसे पहले हम छोटे बच्चों से शुरू करते हैं लेखन कला। तो हम छोटे बच्चों को लिखने के लिए जब सिखाते हैं तो हम उसको डायरेक्ट जो है कोई वर्ण नहीं देते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि बच्चों को पहले रेखांकन, कि उसको मतलब लाइन है ना, आड़ी तिरछी खड़ी लाइनें जो है बच्चा पहले करना सीखे। एक छोटा बच्चा जो 0 होता है उसको जब हम लेखन कला सिखाते हैं तो उसमें रेखांकन यानी कि बस रेखाएं खींचना, आड़ी तिरछी खड़ी। तो ये जो कला होती है कि वास्तविक लिखना सिखाने से पूर्व जो हमें सिखाना है किसी वर्ण की ही रचना करना, ये ही सिखाना है। तो उसके लिए पहले इधर से तिरछी लाइन, फिर इधर वाली तिरछी लाइन, इसको हम क्या करते हैं, सिखाना जो है शुरू करते हैं। कुछ रेखाओं खींचने का अभ्यास कराना चाहिए। कोई भी वास्तविक चीज वर्ण सिखाने से पहले कुछ रेखाएं जो है इसका अभ्यास कराना चाहिए। वह अपने मन से कुछ रेखाओं का जो है अभ्यास करता है। पहले थोड़ा टेढ़ा करेगा, फिर थोड़ा सही करेगा, जिससे क्या होता है कि उसके हाथ, सबसे पहले वह पेंसिल पकड़ना और पेंसिल को चलाना जान जाता है कि भले गलत ही करे, इधर से करना है तो इधर करे, लेकिन इतना तो उसे है ना कि इसको ऐसे पकड़ना है, फिर उसको इधर से खींचना है। तो उससे क्या होगा, उसका हाथ भी कुछ उसके माइंड में भी आएगा कि इसको हमको कैसे बनाना है। और इस माध्यम से जो है क्या होगा, उसके बाद जब वह लाइन बनाना सीख जाएगा, आड़ी तिरछी खड़ी, तो बाद में जो है वह अक्षर बनाने में उसको क्या होगी, आसानी होगी। तो ये तो सबसे पहले था कि रेखांकन करना। जब रेखांकन करना बच्चों में हो जाएगा, इसके बाद से वर्णों की रचना करना। वर्णों की रचना करने का अभ्यास जो है छात्रों में हम कराएंगे। तो किसी भी लिखित कार्य के लिए वर्णों की तो जरूरत होती है। तो इसमें बालक को सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। उसको वर्ण सिखाते समय
उसे हम प्रोत्साहित करेंगे, उसको बनाने के लिए उसके अंदर लिखने की भावना जागृत करेंगे। लिखने की भावना बालक विभिन्न आकृतियों में रंग भरकर, और इसके लिए क्या होगा, एक बच्चे को अगर हम वर्ण देते हैं लिखने के लिए तो वह नहीं करता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि डॉट डॉट करके हमने मान लीजिए कोई वर्ण अ ही सिखाना है तो डॉट डॉट कर दिए, डैश डैश करके दे दिए, या फिर इसमें कलर भरने के लिए बोला गया तो उससे बच्चों में क्या होता है, इंटरेस्ट पैदा होता है कि वह देखता है ना बड़ा सा लेटर है, डैश डैश है, डॉट डॉट है। तो उसके लिए उसे हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले उसके मन में कि उसके प्रति वह आकर्षित हो, उसे वो अच्छा लगे, बड़ा सा लेटर दिखे, कुछ डॉट दिखे तो उसके मन में कुछ भावना पैदा होगी कि हाँ हमको ये बनाना है, उसे अच्छा लग रहा है, कलरफुल हो। और ही वर्ण है, बुक में हो, कॉपी में हो, कलर किया जाएगा, क्योंकि बच्चे जो हैं कलरफुल चीज़ों को पसंद करते हैं। तो इससे बच्चे जो हैं उनमें लिखने की भावना के प्रति रुचि जो है जागृत होगी। इस तरह से हम वर्णों का रचना करने का अभ्यास कराएंगे। उसके बाद कोई भी वर्ण बनाना है तो हम क्या है कि उसके आकार को मोड़ना, जैसे हम ये बनाते हैं अ बनाते हैं तो बच्चों को हम सिखाएंगे कि इसको ऐसे मोड़ना है, फिर इसको ऐसे मोड़ने की, तो इसको इसके अंग प्रत्येक अंग को मोड़ना, किसी भी वर्ण में जो उसके अंग होते हैं उसको मोड़ना, कैसे मोड़ना है ये सिखाएंगे, कहाँ जाकर उसको मेल करना है, कहाँ से उसको छोड़ देना है, कहाँ तक ले जाना है, ये सब अभ्यास कराएंगे। तो इस तरह से बच्चों में जो है लिखने की भावना जागृत होगी। आगे हमें ये भी ध्यान देना है कि सुडौलता का अभ्यास, कि बच्चे सिर्फ लिखे ही नहीं, सुडौल यानी कि अच्छा लिखे। तो इसमें जैसे क्या है कि जब लेखन का आरंभ करते समय उसके गति पे जितना ध्यान देना महत्वपूर्ण नहीं है, यानी कि वह जल्दी जल्दी लिखे, जरूरी नहीं कि वह जल्दी जल्दी लिखे, धीरे ही लिखे। तो इस पे हमें जितना ध्यान देना महत्वपूर्ण नहीं है कि उसकी गति क्या है लेखन की, उससे अधिक क्या है कि उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि वह अक्षर जो है ठीक ठाक और सुडौल तरीके से लिखे। इस बात पे ध्यान देना जो है एकदम महत्वपूर्ण है। धीरे ही लिखे लेकिन अच्छा लिखे, इस पे जो है ध्यान देना जरूरी होता है ताकि बच्चे का जो अक्षर हो सुडौल हो। आगे जो है लिखना सिखाने के लिए कुछ तरीके हैं, पद्धतियाँ। तो यहाँ पे 3 तरीके जो हम बता रहे हैं कि सबसे पहले वर्ण परिचय। तो वर्ण परिचय में क्या होता है कि इसमें वर्णमाला के शब्दों के अनुसार हम बच्चों को वर्णों से परिचित कराते हैं, उसको लिखना भी सिखाते हैं, साथ में उसको बताते भी हैं ना कि ये क है, ए है, ये जो भी है। तो वर्ण परिचय बच्चों को कराएंगे, सुविधा के अनुसार दिया जाता है, तथा अक्षर सीख जाने पर उस बालक को मात्राओं का ज्ञान दिया जाता है। मात्रा और वर्णों के योग से सरल शब्दों का अभ्यास कराया जाता है। बच्चे को सबसे पहले हम वर्णों से परिचित कराएंगे, वह वर्ण के बारे में, फिर मात्राओं के बारे में। उसके बाद है, ये तो पहला पद्धति हो गया। दूसरा पद्धति है शब्द यानी कि अक्षर द्वारा। जब बालक वर्ण को पहचानना सीख जाएगा तो वर्णों से ही हम शब्दों की रचना करते हैं। फिर हम बालक को है ना 2 वर्ण, 3 वर्ण, 4 वर्ण के अक्षर जो है बनाना सिखाएंगे, उसको बताएंगे कि इसकी ऐसी रचना करनी है, की जानी चाहिए। और लास्ट में तीसरी जो पद्धति है वाक्य रचना। जब शब्द बनाना बच्चा लिखना, उसमें वह कौशल आ जाएगा तो उन्हीं शब्दों से वाक्य की रचना करने का जो कौशल है उसके बारे में हम उसको आगे जो है बताएंगे, ताकि बच्चा पहले वर्ण, फिर वर्णों के बाद जो है शब्द और शब्दों के बाद वाक्य बनाना सीखेगा। इसके बाद
कुछ और भी चीज़ें ज़रूरी हैं जो लेखन कला में, बच्चों के लेखन कला में विशेष ध्यान देने योग्य है और हमें देनी चाहिए कि सुलेख का महत्व। सुलेख यानी कि सुंदर लेख, जैसे कि अभी हमने पीछे बताया कि सुडौल, ताकि बच्चा भले धीरे लिखे लेकिन सुंदर लिखे, अच्छा लिखे। तो सुलेख का महत्व, तो भाषा बोलने में, उच्चारण करने में जितनी शुद्धता की जरूरत होती है उतनी ही सुलेख का भी महत्व होता है। सुलेख यदि शुद्ध नहीं होता तो भाषा ज्ञान की स्थिति फिर भी अधूरी कही जाएगी। लिखित कार्य में शुद्ध का इसलिए महत्व है क्योंकि सुलेख के लिए अनुलेख, श्रुतलेख एवं प्रतिलेख की सहायता ली जाती है। लिखित कार्य जब हम करने चलते हैं तो उसमें शुद्धता होनी चाहिए और उसके लिए अनुलेख, श्रुतलेख और प्रतिलेख की सहायता की जाती है। तो हम देखते हैं अनुलेख क्या है। किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना, जब अध्यापक बोल बोलकर श्याम पट पर लिखते जाते हैं और बालक गति से उसे सुनते हुए लिखते जाते हैं, तब उसके द्वारा लिखित सामग्री लेख और शुद्ध लेखन की दृष्टि से उसके समुचित अभ्यास का परिचय देती है। गति के साथ साथ लिखना ही अनुलेख होता है। तो इसमें जैसे कि अनुलेख में कि किसी लिखावट के पीछे, जैसे कि कोई शिक्षक बोर्ड पर, श्याम पट पर बोल रहे हैं और लिख रहे हैं और उसी गति से बालक जो है देख देख करके, सुन सुन के जो है लिख रहा है और इसी अभ्यास को कि उसके शुद्ध लेखन का यह परिचय देती है कि वह कितना शुद्ध लिख रहा है, और यही जो है अनुलेखन है। आगे श्रुत लेख का महत्व। श्रुत लेख का महत्व जो है हम समझेंगे। यह साधन, श्रुत लेख का साधन जो है प्राथमिक कक्षाओं में प्रयुक्त होता है। श्रुत लेख यानी कि सुनकर लिखना, और इस साधन को हम प्राथमिक कक्षाओं में प्रयोग में लाते हैं। अनुलिपि के बाद श्रुतलेख का क्रम जो आता है, इसमें सुनकर बोली हुई सामग्री को छात्र जो है लिखता है। श्रुतलेख में सुंदर लिखावट का तो महत्व होता ही है, लेकिन इसके साथ ही भाषा की शुद्धता का भी महत्व होता है। श्रुतलेख का उद्देश्य छात्रों की श्रवण इंद्रियां, यानी कि उसकी जो सुनने की क्षमता है कि वह क्या सुन रहा है। जब शिक्षक बोल रहा है और उसको सुन करके छात्रों को लिखना है, तो हमें उससे पता चलता है कि उसकी जो सुनने की क्षमता है कि कितना शुद्ध जो है वह सुन पा रहा है। अभी हम चर्चा कर रहे थे बच्चों को कि श्रुत लेखन, तो बच्चों में श्रुत लेखन करवाने के लिए शिक्षक है कि जैसे किसी गद्यांश का, किसी गद्य का कोई अंश एक दिन पहले बच्चों को बता देंगे, बच्चे उसको पढ़ के आएंगे। फिर जब कक्षा में श्रुत लेखन करवाने से पहले उसको एक बार बच्चों के द्वारा ही उसको दोबारा से पढ़वाया जाए, और बाद में तब शिक्षक उसमें से कुछ कठिन व्यंजन वाले शब्द बोलेंगे और बच्चे जो हैं सुन करके लिखेंगे। तो इस तरह से बच्चों की जो लेखन कला है, बच्चे ने कहाँ गलती की है, कहाँ सुधारना है, हम उसको बताएंगे, बच्चों को ठीक करने के लिए कहेंगे। आगे जो है कुछ गतिविधियां हैं बच्चों में लेखन कला विकसित करने के लिए, कुछ गतिविधियां करवाई जा सकती हैं। जैसे कि परिचित वस्तुएं, हम बच्चे से कहेंगे घर के कुछ सामान होते हैं रसोई घर में या और भी, उसका लिस्ट बनाने के लिए। तो इससे बच्चा उसको पहले याद करेगा कि कौन कौन सी वस्तुएं किचन में होती हैं या फिर स्टडी रूम में, और सब जो है लिस्ट बनाएगा। यानी कि जितना वो लिखेगा उतना उसका अभ्यास जो है लेखन कला में होगा। तो उससे हम कहेंगे जैसे कपड़ों के, जानवरों के, घर के सामान है या फिर क्लासरूम में क्या क्या है, इसका लिस्ट बनाने के लिए जो है
उससे हम कहेंगे और बच्चा जो है उन वस्तुओं के नाम लिखेगा, पढ़ेगा। दूसरा, निशान इकट्ठा करना। इसमें हम क्या करेंगे, यह भी एक गतिविधि है। सबसे पहले तो विद्यालय जो है किस क्षेत्र में है, बच्चा विद्यालय आता है तो आते समय रास्ते में उसने क्या क्या देखा, इसके बारे में हम उससे चर्चा करेंगे। फिर हम उसे उसको लिखने के लिए कहेंगे कि आप लिखिए। ये जो है ना, मतलब थोड़ा थोड़ा लिखना सीखेगा बच्चा, तभी जब वह आगे जाएगा तो कुछ बड़ा लिखेगा। तो पहले 2 लाइन 4 लाइन कि आते समय आपने क्या देखा, तो उसने वो याद करेगा ना। आते समय रास्ते में उसने कौन कौन सी वस्तुएं देखी, क्या क्या देखे, कोई उसमें सब कुछ आ सकता है, जैसे कि कोई पेड़ है, जानवर है, हर चीज़। जैसे कुछ होता है ना आते समय, जैसे मान लीजिए कहीं हॉस्पिटल है या कहीं कुछ है, तो ये सब बच्चा जो है वह उसका निशान है। निशान यानी कि एक मार्किंग कि आते समय ना वहाँ, जैसे हम क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल के पास से मुड़ना है, तो एक तरह से वो हॉस्पिटल वहाँ निशान हो गया, मार्किंग उसके लिए हो गया। उसके बाद शब्द पूरा करना। तो बच्चों का समूह बनवाकर शब्द देना और उससे वाक्य बनवाना। बच्चों का जैसे ग्रुप बना करके और कुछ शब्द दिया जाएगा और उस शब्द से बच्चे कितने तरीके के वाक्य बना सकते हैं, तो यह उस ग्रुप से करवाना कि ये शब्द आपको मिल रहा है, इससे आपको वाक्य बनाने हैं। तो हर बच्चा अलग अलग वाक्य सोचेगा, उस शब्दों को लेकर के हर बच्चा अलग अलग वाक्य सोचेगा और लिखेगा। आगे है पहेली। तो जैसे बच्चों का समूह बनवाए, उन्हें पेपर दे और समूह में से एक बच्चा एक वाक्य सोचकर एक शब्द लिखेगा और अपने पास वाले बच्चे को दे देगा। इस तरह से पहेली यानी कि बच्चे आपस में ही कुछ शब्द पहेली, या फिर कभी कभी एक अक्षर का, वर्ण का भी पहेली होता है, जैसे स, इससे आप अगला कुछ शब्द लिख कर रखेगा, सोचेगा। आगे है नक्शा बनाना कि बच्चे से उनके घर का रास्ता पूछेंगे और उनसे उस शब्द को लिखवाने की कोशिश करेंगे जिसे वे देखते हैं, जैसे कि मंदिर, सब्जी मंडी, पीपल का पेड़, झाड़ियाँ। यह शब्द उनको नक्शे में दिखाना होगा, यानी कि बच्चे से अपने जैसे विद्यालय से घर जाने का नक्शा बनवाएंगे। फिर नक्शा में होता है ना तरह तरह की चीज़ों को अंकित करना, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि पीपल का पेड़ है या सब्जी मंडी है या फिर मंदिर है कहीं, और वहाँ पर लिखवाएंगे नक्शे में बच्चे से कि लिखिए कहाँ क्या आता है आपके घर के रास्ते के नक्शे में। उसके बाद है आसपास का क्षेत्र। तो इसमें बच्चों को विशेष तरीके से नक्शा बनवाकर उसमें वाक्य लिखवाना होगा, जिसमें थोड़ा वह उन चीज़ों को विस्तार से लिखे। जैसे स्कूल का पिछला हिस्सा, वहाँ क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं इत्यादि। आगे है कविता बनाना। तो कविता बनाना बच्चों को, छोटे बच्चों में शुरू में 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन की कविताएं जो है बनाने के लिए सिखाना होगा। जैसे अलग अलग समूह को 3-4 लाइन वाली कविता सुनाना, अलग अलग ग्रुप बनवा करके 3-4 लाइन की कविता सुनाना और उनको उसमें 3-4 लाइन और जोड़ने को कहें कि इसमें आप अपने से 2 लाइन 3 लाइन इसमें और जोड़ के इस कविता को आगे बढ़ाइए। किसी कविता में कोई एक शब्द को बदल दे और फिर बच्चों को कहे कि अब आगे की लाइनों को बोलो और लिखो। तो छोटे छोटे कविताओं की रचना करने के लिए 2 लाइन 3 लाइन, तो जैसे कि हम छोटे बच्चों में क्या करवा सकते हैं, जैसे कि एक छोटी सी कविता छोटे बच्चों के लिए हम यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे कि पेड़, हम बच्चों को सबसे पहले हर चीज़ का महत्व बताते हैं कि पेड़ का महत्व क्या है हमारे जीवन में, हर चीज़ का। तो यहाँ पे पेड़ के आधार पर ही, क्योंकि आजकल पेड़ के बारे में कि पेड़ों की कटाई ना हो, सेव ट्री का चल रहा है। जैसे कि पेड़ हमारे साथी हैं, एक छोटे बच्चों के लिए हम कविता के माध्यम से जो हैं समझाएंगे कि पेड़ हमारे लिए कितने ज़रूरी है।
पेड़ हमारे साथी हैं, छाया हमको देते हैं। पेड़ हमारे साथी हैं, छाया हमको देते हैं, बाढ़ से हमें बचाते हैं, मीठे फल भी देते हैं। पेड़ कितने जरूरी है, फिर भी बेचारे कटते हैं। हम भी पेड़ लगाएंगे, संसार को हरा भरा बनाएंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी कविताएं, जैसे कि कविता 6-7 लाइनों की है। इससे क्या होगा कि बच्चे पहले हम पढ़ेंगे, फिर बच्चों से जैसे कि सुना दिया गया, फिर इसमें से 2 लाइनें बोलने के बाद इसका अगला लाइन आप बोलिए। अगर बच्चे ने अच्छे से सुना है तो बोल देगा, नहीं तो अपने से जोड़ के बोलिए। आप अपने से भी कुछ इसमें जोड़ के है इस कविता को पूरी कीजिए। तो इस तरह की छोटी छोटी कविताएं जो है हम बच्चों को कह सकते हैं। और इससे क्या होगा कि बच्चों में पेड़ों के प्रति, यानी कि पेड़ हमारे लिए कितने जरूरी है, यह जो है हम उसे समझाएंगे। आगे बच्चे जब लिखना शुरू करते हैं तो उनको आगे बढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है शिक्षक पर निर्भर होती है कि शिक्षक उनमें सहायता करे। बच्चे की जो लेखन कला है उसको आगे बढ़ाने के लिए शिक्षक की भूमिका जरूरी होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? बच्चे अगर कुछ भी लिख रहे हैं तो सबसे पहले तो बच्चा अगर एक गलती भी करता है, क्योंकि अभी शुरुआत है उसकी, तो हम उसको डांटे डपटे नहीं, प्यार से समझाएं। जहाँ उसकी गलतियाँ हैं वहाँ हम उसे बताएं कि यहाँ जो है ऐसे नहीं, यहाँ आपको ये लिखना था। इससे उस बच्चे में समझ आ जाएगी कि यहाँ हमने जो गलती की थी उस गलती को हमें आगे नहीं करना है। बच्चे जैसे जो भी है जानवरों के प्रति, पेड़ों के प्रति, हर चीज़ के सबसे पहले बच्चों की इच्छा जानने की कोशिश करें कि वह क्या चाहता है, किस चीज़ में उसको इंटरेस्ट है। उससे ही पहले पूछिए कि आप किस चीज़ पे लिखना चाहते हैं, आपको क्या अच्छा लग रहा है। बहुत सारे बच्चों को होता है ना, हम किसी जानवर के बारे में लिखें, किसी जानवर पर कविता लिखें, या पेड़ों पर कविता लिखें, या फूलों पर कविता लिखें। तो इस तरह से जो है पहले उनकी रुचि के अनुसार उन्हें हम काम करने दें। थोड़ा गलती पहले करेंगे, गलतियों को हम सुधारें, उन्हें बताएं, उनकी कमियों को बताएं कि आप यहाँ ऐसे नहीं ऐसे करें। और जितनी भी लेखन कला की जो विधाएं हैं, जैसे कि अनुलेखन, श्रुत लेखन, ये सब हमें बच्चों में आजमाना है। और आजमाएंगे तभी जो है बच्चों में लेखन कला विकसित होगी। तो हम जो है आज का जो हमारा इन हाउस आंतरिक प्रशिक्षण है, इसके समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप में से किसी को कुछ पूछना है या आप लोग भी इस टॉपिक पे कुछ हमसे चर्चा करना चाहते हैं तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी कि हमें भी कुछ जानकारी प्राप्त होगी। तो आप लोग कह सकते हैं। मैं बच्चों में लिखने की गति को कैसे बढ़ाऊं? आजकल देखने में आ रहा है कि बच्चे जो है लिखने में बहुत तेज हो रहे हैं, लिखने का उनका स्पीड जो है बहुत कम। हाँ जी सर। तो बच्चों में लिखने की जो गति है, तो इसके लिए हम उन्हें जो है यह कहेंगे कि रोज जो है 2 पेज राइटिंग सुलेख जो है वो लिखे। क्योंकि जितना वो अभ्यास करेंगे उतना जो है उसमें जो है उनकी गति बढ़ेगी। तो 1 पेज की बजाय 2 पेज, क्योंकि लिखने से ही क्या होता है उनकी जो जिसको हम बोलते हैं कि स्पीड, गति, इसमें जो है गति बढ़ेगी और यह उनकी आदत बन जाएगी। जब वे रोज़ 2 पेज लिखेंगे तो इस तरह से 2 फायदे होंगे। एक तो उनकी लिखावट भी अच्छी होगी, राइटिंग, और उनकी जो लिखने की गति है वह भी ज़रूर बढ़ेगी। आदत बोलते हैं ना कि कोई चीज़ जब हम उसको बार बार करते हैं तो वह आदत बन जाती है। तो इस तरह से गति को बढ़ाने के लिए हम इसको आजमा सकते हैं। आगे बच्चों की खराब राइटिंग को
जी सर। तो सबसे पहले कि अगर बच्चा खराब लिखता है तो हम उसे प्यार से समझाएं, क्योंकि सबसे पहले जब हम लेखन कौशल का बात कर रहे थे तो उसमें था ना कि बच्चों को जबाड़ी, तिरछी लाइनें, फिर वर्णों के बारे में, तो वहाँ पर हम ये भी बताते कि सुडौलता की तरफ भी हमें ध्यान देना है कि बच्चा ये नहीं कि भले वो धीरे लिखे लेकिन राइटिंग उसकी अच्छी हो। तो उसके लिए हम बच्चों को सबसे पहले तो डांटे डपटे नहीं और उसको प्यार से समझाएं, उसको प्रैक्टिस करवाएंगे थोड़ा, फिर बच्चा ज़रूर धीरे धीरे कुछ कैप्चर करेगा। जहाँ उसका जैसे कि उसके लिए हम तरह तरह के, जैसे इंग्लिश में हम लोग 4 लाइन पेज का यूज़ करते हैं, हिंदी में भी है उसी तरह के, तो उससे बच्चे की राइटिंग ज़रूर सुधरेगी। बच्चा भी कोशिश करेगा और हमें भी उसमें सुधारने की कोशिश जो है करनी चाहिए। मेरा भी एक सवाल है, छोटे बच्चों को लिखना पढ़ना कैसे सिखाएं? जी मैम। तो छोटे बच्चे, देखिए हम जो बड़े लोग होते हैं तो हमें क्या होता है ना कि उम्र के हिसाब से जो हमारे अंदर सोच होती है हमें ये करना है वो करना है, लेकिन छोटे बच्चों को किसी भी चीज़ के लिए हम जैसे क्या बोलते हैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले कि बच्चा एकदम इजी हो जाए, उसके अंदर किसी तरह की डर ना हो। जब डर खत्म होगा कुछ काम उससे अपनी इच्छा के अनुसार करने देना चाहिए, ताकि बच्चे का जो मन है, मस्तिष्क है, थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। और तब हम उसको जो है, जो हमारा मेन टारगेट है कि उसको लिखना है पढ़ना है, खेल खेल में ही, जैसे कि हमारे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए केजी नर्सरी वगैरह में बहुत सारे है ना कि खेल के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से। तो कविताएं जो होती है वर्णों वाली कविताएं, तो उससे बच्चे के मन में रुचि पैदा होती है, उसे लगता है कि हम कोई कविता सुन रहे हैं, और उसी के माध्यम से वो वर्णों की ABCD क ख ग घ तरह तरह की कविताएं हैं तो बच्चों को अच्छी लगती है। और इस तरह से किसी कहानी के माध्यम से कहानी सुना करके उसको इम्प्रेस करके, कविता सुना करके बच्चा थोड़ा जब बिजी हो जाएगा तो वह लिखना सीखने में जो है ज़रूर थोड़ा थोड़ा कोशिश करेगा। डांटने डपटने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। जी सर। तो लेखन कला बढ़ाने के लिए अभी हमने बहुत सारी चर्चाएं की कि जैसे कि उसमें हमने अनुलेखन, श्रुत लेखन, सबसे पहले वर्णों का ज्ञान कराना, फिर अक्षर, फिर वाक्य। तो इस तरह से हम बच्चों को जैसे कि हम कुछ गतिविधियां भी हमने यहाँ पे बताया कि बच्चे जब घर से विद्यालय तक आ रहे हैं तो उसने रास्ते में क्या क्या देखा, उन देखी हुई चीज़ों को उसे हम लिखने के लिए कहेंगे। घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में 2 लाइनें, 1 लाइनें, या फिर घर की जो वस्तुएं होती हैं उसका नाम लिखने के लिए। तो इस तरह से जब छोटे छोटे, जैसे कभी एक छोटी कविता, जैसे हम पेड़ों के महत्व बताएंगे, या ऐसे भी किसी जानवर के ऊपर, तितली के ऊपर, फूलों के ऊपर, उन्हें है 2 लाइन 3 लाइन, कुछ हम बोलेंगे, कुछ हम उनसे पूछेंगे कि इसमें और हम क्या कह सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चे ज़रूर कुछ रिस्पांस देंगे और उनकी जो लेखन कला है ज़रूर जो है बढ़ेगी। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था कि हिंदी भाषा में लेखन तथा साहित्य सृजन, तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों को अच्छा लगा होगा और सभी लोगों का धन्यवाद। सभी लोग, अनीता मैम, विनीता मैम, सुनीता मैम, अफीफा मैम, आशुतोष सर, प्रशांत सर, नंदलाल सर, धर्मवीर सर, और हम सबसे उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे मन के विचार थे, जो हमने आपके सामने प्रकट किया, कुछ सभी को अच्छा लगा होगा। ये जो हमारा आज का टॉपिक था कि बच्चों में लेखन कला का विकास या साहित्य सृजन, जब यही लेखन कला विकास का रूप लेता है, वही बच्चे जब बड़े होते हैं
ऊपर क्लास में जाते हैं तो छोटे छोटे रचनाओं के बाद बड़ी रचनाएं करते हैं, और बड़ी रचनाएं ही आगे जाकर अगर लेखन कला का अच्छे से विकास हो गया तो साहित्य सृजन वही होता है। लेखन कला का विकास ही, साहित्य सृजन के लिए लेखन कला का विकास एकदम जरूरी होता है। और हम सब कोशिश करेंगे कि बच्चों में कला विकसित हो। तो सभी को धन्यवाद, थैंक यू। ओके।